हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मस्त। चलिए देखते हैं आज क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12, जिसपे आज हम लोग लेके आए हैं विसरण, परासरण और परासरण दाब। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विलियन तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें। यूपी बोर्ड 2025 में धांसू क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल की बात करें, चाहे वो डेरिवेशन की बात करें, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। नीट के लेवल से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है अपना। उसके बाद अगर हम बात करें सीयूटी का जो एग्जाम अभी होने वाला है, उसकी दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारे पास जो लगा हुआ है वो विसरण। ठीक है, क्या लगा हुआ है? विसरण लगा हुआ है टॉपिक। और विसरण पे फिगर भी देख रहे होंगे, तो फिगर से कुछ आइडेंटिफाई कर ही पा रहे होंगे। तो विसरण पे क्या है बच्चों, ये बात हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन इसकी लिखते हैं बेटा। किसी विलेय को, चलिए यहां से डिफिनेशन लिखते हैं बेटा। किसी विलेय को, किसी विलेय को, विलेय को विलायक में घोलने, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर अधिक सांद्रता से, घोलने पर क्या बेटा, घोलने पर अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर, स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है बेटा? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण कहलाता है। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या है बेटा? किसी विलेय को विलायक में घोलने पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, जैसे एक हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है? कोनिकल फ्लास्क है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोनिकल फ्लास्क। ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं बेटा? चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो दिखा हुआ है, इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में एक ड्रॉपर से हम लोगों ने कलर डाला, तो ये जो कलर की बूंद है, इसकी सांद्रता यहां पर बहुत अधिक है। तो मतलब अधिक सांद्रता, सांद्रता इसकी क्या है? अधिक है। अच्छा, इसकी सांद्रता, तो जो कलर डाला गया है इसकी सांद्रता यहां पर अधिक होगी, लेकिन जो इसमें जल है उसकी सांद्रता क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है, सांद्रता कम है। ठीक, तो देखा क्या कि जैसे ये अधिक सांद्रता का सॉल्यूशन, अधिक सांद्रता का जो विलेय है, वो जैसे ही विलायक में गया तो ये अपने आप पूरा का पूरा क्या होने लगा? मिक्स होने लगा। और धीरे 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 पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? रंगीन हो गया। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है विसरण, उसमें सीधी सी बात कही गई कि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह जो होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? विसरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विसरण। तो यहां तक बात विसरण की क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए बेटा। अगला टॉपिक क्या लगा हुआ है? अगला टॉपिक है परासरण। क्या है बेटा? परासरण। तो परासरण को अगर हम कहें तो क्या होगा बेटा? परासरण की डिफिनेशन लिखते हैं। विलायक का, परासरण को बेटा पहले समझ लेते हैं। विलायक का अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, झिल्ली द्वारा, देखिए अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, विलायक का अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा
देखिए चलिए बेटा, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? परासरण। तो परासरण को एक बार समझते हैं। विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, अणुओं का अर्ध पारगम, अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर, झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। बेटा क्या मतलब है? मतलब इस बात को समझिए, कह रहा है विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परासरण कहते हैं। अब एक बात समझिए, इस फिगर पे एक बात समझते हैं। ये जो बेटा लगा हुआ है, ये जो आपको झिल्ली दिख रही है यहां पर, ये इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस तरफ हम लोगों ने ले लिया शुद्ध विलायक। क्या ले लिया बेटा? शुद्ध विलायक। तो विलायक के कण इस अर्धपारगम झिल्ली को पार करके आर पार हो रहे हैं। विलायक के कण इस अर्धपारगम झिल्ली से आर पार जा रहे हैं। तो वही बात लिखी है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसको बेटा क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्लियर है? मतलब विलायक के अणुओं का, ना कि विलय के अणुओं का, क्योंकि अर्धपारगम जो झिल्ली होती है उसका कार्य केवल यही होता है कि वो विलायक के अणुओं को तो आर पार जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को आर पार जाने नहीं देती है। ठीक है? तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परासरण कहते हैं। और एक बात विशेष करके ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं नोट में, नोट में बेटा, कि परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया तब तक चलती रहती है, चलती है जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं या सांद्रता समान ना हो जाए, समान ना हो जाए। मतलब जब तक दोनों तरफ की सांद्रताएं आपस में समान नहीं होंगी तब तक ये परासरण की क्रिया चलती रहती है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास। एक्सोऑस्मिक एंड इंडोऑस्मिक, मतलब बाह्य परासरण और अंतः परासरण। तो बेटा बाह्य परासरण और अंतः परासरण मतलब इसका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं बाह्य परासरण और अंतः परासरण। बेटा एक बात बहुत सिंपल सी समझिए कि बाह्य परासरण का मतलब क्या होगा। बाह्य परासरण मतलब जो बाहरी, मतलब बाह्य परासरण यहां पे ऐसे समझो, चलो इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बेटा। मान लीजिए कि एक हमने यहां पे बर्तन ले रखा है, ठीक है, और एक हमने यहां पे बर्तन ले रखा है। ठीक, बात समझिएगा। इस बर्तन में मैं क्या कर देता हूं, इस बर्तन में सपोज करो बेटा, चलिए इस पूरे के पूरे बर्तन में मैं यहां पर एक गाढ़े चीनी का घोल रख लेता हूं। चीनी का घोल, किसका बेटा? चीनी का घोल भर लेता हूं। ठीक है, चीनी का घोल रख लेता हूं यहां पे। क्लियर है? अब एक बात सोचो,
इस चीनी के घोल में, इस चीनी के घोल में मैं क्या करता हूं कि एक अंगूर को डालता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई अंगूर है, क्लियर है, क्या है, अंगूर है। अब एक बात सोचो आप, इसकी सांद्रता यहां पर, इसकी सांद्रता बेटा क्या है, अधिक सांद्रता है। मतलब चीनी के घोल की सांद्रता क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। ठीक है, चीनी के घोल की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, जो अंगूर की सांद्रता होगी। ठीक है बेटा, एक बात समझो, यहां से अंगूर के अंदर जो भी विलायक होगा, मतलब पानी होगा, ठीक है, वो चीनी की सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता यहां पर कम सांद्रता है। ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि इससे जल के अणु बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंगूर में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जो होती है, बात समझिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो बेटा अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। तो इससे विलायक के कण बाहर आ जाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा, मतलब अंगूर सिकुड़ जाएगा। अब एक बात समझो, यहां से जब अंगूर क्या हुआ, अंगूर बेटा हमारा सिकुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे समझो, अंगूर जब सिकुड़ गया तो मतलब पानी इससे बाहर की ओर आ गया, तो ये बेटा बोल दिया जाता है एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोल देते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। मतलब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, बाह्य परासरण। क्या बोल देते हैं बच्चों, बाह्य परासरण बोल देते हैं। अब यहीं पर एक बात समझिए, अगर मान लीजिए दूसरे डायग्राम पे हम लोगों ने क्या ले रखा है, सपोज करो बेटा कि हम लोगों ने यहां पर जल भर रखा है। ठीक है, क्या भर रखा है बेटा, चलो हम लोगों ने यहां पे जल ले रखा है। ठीक है, जल, क्लियर है। अब एक बात समझिए, यहां पर जल ले रखा है और मैंने यहां से विलेय के रूप में, या मैंने यहां पर एक किशमिश डाल दी। क्या डाल दी, किशमिश डाल दी। ठीक है, तो अब अगर गौर करें बेटा, तो किशमिश की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। किशमिश की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी बच्चों, अधिक सांद्रता होगी। बात समझ रहे हैं। अब इसकी जल की जो सांद्रता होगी वो बेटा क्या होगी, कम सांद्रता होगी। यहां पर एक बात समझिए, यहां पर जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो बेटा क्या होगा, इससे जो जल के अणु होंगे वो अंदर की ओर आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि किशमिश में भी एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जो कोशिका झिल्ली होती है वो बेटा अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। बात समझिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। तो किशमिश क्या हो जाएगी बेटा, किशमिश का आकार बड़ा हो जाएगा, किशमिश फूल जाएगी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जल के अणु अंदर आ रहे हैं, जल के अणु क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंडोऑस्मोसिस। क्या बोल देते हैं बेटा, इंडोऑस्मोसिस बोल देते हैं। मतलब अंतः परासरण। क्या बोल देते हैं बच्चों, अंतः परासरण बोल देते हैं। क्लियर है। तो बाह्य परासरण क्या है, अंतः परासरण क्या है, इस बात को समझ गए। क्लियर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बेटा अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेंबर मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। अब बच्चों एक बात समझिए, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, वे झिल्लियां, क्या बेटा, इसको देखते हैं, वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणु को अपने में से आर पार जाने देती हैं, आर पार जाने देती हैं, किंतु विलेय के कण को या अणु को, विलेय के कण को आर पार जाने नहीं देती हैं,
क्या कहलाती है बेटा? अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती है। मतलब क्या है? वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणु को आर पार जाने की इजाजत देती है, विलय के कण को आर पार जाने की इजाजत नहीं देती है। बेटा अर्धपारगम झिल्लियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की। पहली बेटा कौन सी होती है? पहली होती है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। क्या बेटा? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है। और दूसरी होती है बेटा कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। मतलब एक तो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और दूसरी आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है बच्चों, पहली आपकी होती है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली और दूसरी होती है बेटा कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। और कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली की खोज 1864 में ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने बेटा? ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक ने। याद रखिएगा 1864 ट्राम्बे। ठीक है, किसने बेटा? ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक ने इसकी 1864 में खोज की थी। अब एक बात समझो, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां क्या हैं और कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियां क्या हैं? तो बेटा प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली वो होती है जो जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली झिल्लियां प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं, या जो प्रकृति में पाई जाती हो। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब यही है जो प्रकृति में पाई जाती हो या जीव जंतुओं में पाई जाती हो, ये सारी उसी में कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली बोल देते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास बेटा अंडे की झिल्ली अगर बात करें, तो जब हम लोग अंडे को, बॉयल अंडे को छीलते हैं तो उसके छिक्कल के बाद एक हल्की सी हमें क्या मिलती है? झिल्ली मिलती है, तो वो एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। अच्छा, दूसरी जैसे बकरे का आमाशय हो गया या अंगूर वाला, अभी मैंने एग्जांपल दिया, किशमिश वाला एग्जांपल दिया, वो सारी किसमें आ जाती है बेटा? प्राकृतिक झिल्ली में। लेकिन एक बात विशेष करके याद रखिएगा, विशेष करके याद रखिएगा कि प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां जो होती हैं वो 100% अर्धपारगम नहीं होती हैं। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां जो होती हैं वो 100% अर्धपारगम झिल्लियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक भाई अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या था कि वो विलायक के कण को तो आर पार जाने दें किंतु विलय के कण को आर पार ना जाने दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं उनसे विलय के कण आर पार थोड़े बहुत, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि 100%, थोड़े बहुत आर पार चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां जो होती हैं वो 100% अर्धपारगम झिल्लियां नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा बात करें बेटा किसकी? कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली की। तो कृत्रिम अर्धपारगम मैंने पहले बता रखा है कि ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक ने 1864 में इसकी खोज की थी। ठीक है, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली में आपका आ जाता है बेटा कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बेटा? Cu2FeCN का होल 6। ठीक है, एक ही आ जाता है। दूसरी अगर बात करें कि दूसरा सर एग्जांपल क्या होगा, तो कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। क्या बेटा? कैल्शियम फास्फेट। ये एग्जांपल हमारे किसके हो गए? कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली के। तो आई होप अर्धपारगम झिल्ली क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है? परासरण दाब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परासरण दाब। तो एक बात समझिए, परासरण दाब क्या होता है? यहां पर परासरण दाब की परिभाषा लिखें तो लिखते हैं परासरण की, बहुत सिंपल सी परिभाषा लिख रहा हूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन बेटा याद रखिएगा, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को, अब परासरण की क्रिया क्या थी ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब होगा, आवश्यक अतिरिक्त दाब होगा,
वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। और वो आवश्यक अतिरिक्त दाब क्या होता है बेटा, बाहरी आवश्यक अतिरिक्त दाब होता है। तो बाहरी आवश्यक दाब जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। एक बात याद रखिएगा बेटा, परासरण दाब को हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, पाई से। हाँ, आप पी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपसे, ठीक है। तो पाई से आइडेंटिफाई करते हैं। तो परासरण दाब बहुत सिंपल था कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त बाहरी दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्या था बेटा, परासरण दाब का सूत्र। अब एक बात यहां पे समझो बेटा, परासरण दाब का सूत्र क्या होगा, सूत्र का निगमन देखते हैं। बेटा एक बात बताइए, परासरण दाब का जो फॉर्मूला है पिछली स्लाइड में याद रखिएगा, पाई बराबर CST, ठीक है। ये हमारे पास परासरण दाब का सूत्र होता है। क्या होता है बेटा, पाई बराबर CST, ठीक है। अब इसको हम लोग इस स्लाइड में चेक करते हैं, ठीक, इसको प्रूव करके लाते हैं पाई बराबर CST कैसे होता है। बेटा परासरण दाब का हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि पाई बराबर CST इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, पाई बराबर CST। अब इसको प्रूव करते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, एक बात समझिए, जो बायल वांट हाफ लॉ होता है, क्या बेटा, चलो यहां पे लिखता हूं मैं, बायल वांट हाफ नियम। बेटा बायल वांट हाफ नियम, देखिए अब यहां पे बेटा समझिएगा, बायल वांट हाफ नियम क्या होता है, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख भी दूंगा, इसका रिलेशन क्या होता है, यहां पे समझिए पहले। क्या होता है बेटा, स्थिर ताप पर किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब समानुपाती होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, C के हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, C के। और ये कब होगा, जब स्थिर ताप होगा, टेम्परेचर एज ए कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा बायल वांट हाफ नियम, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है बेटा चार्ल्स वांट हाफ नियम। क्या बेटा, चार्ल्स वांट हाफ नियम, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों, चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या होता है, यहां पे गौर करें, क्या होता है बेटा, अभी तक बायल वांट हाफ नियम में हमने पढ़ा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है बेटा, परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। परम ताप के समानुपाती, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब हो गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा ये क्या है बेटा, स्थिर सांद्रता पर, ठीक है। स्थिर किस पर बेटा, सांद्रता पर। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1 और इसको मान लेता हूं समीकरण 2। क्या मान लेता हूं बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब क्या लिखता हूं बेटा, समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चों एक बात समझिए, जो समीकरण 1 व 2 की बात की जा रही है वो बेटा क्या की जा रही है, समीकरण 1 क्या था, याद करो, समीकरण जो 1 था वो था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। ये अपने पास समीकरण 1 था, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ये समीकरण 2 था, है ना।
ये समीकरण 2 था। तो हमने क्या लिखा था समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को मिलाए तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सीटी। क्या आ जाएगा, सीटी। अब प्रोपोर्शनल हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, तो पाई इज इक्वल टू एस सी टी। तो इसको हम सीक्वेंस पे लिख लेते हैं, तो पाई बराबर सी एस टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब बेटा किसे क्या बोलते हैं, तो इस बात को यहीं पर लिख लेते हैं। पाई बराबर क्या है, परासरण दाब। पाई बराबर क्या है, परासरण दाब। सी बराबर क्या है बेटा, सांद्रता किसकी, विलयन की सांद्रता। एस बराबर क्या है बेटा, विलयन स्थिरांक। क्या है बच्चों, विलयन स्थिरांक। और टी बराबर क्या है बेटा, परमता। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा कि पाई बराबर क्या होता है बेटा, परासरण दाब। सी बराबर क्या होता है, विलयन की सांद्रता। एस बराबर क्या होता है, विलयन स्थिरांक। और टी बराबर क्या होता है, परासरण परम ताप। अब एक बात समझिए बेटा, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया पाई बराबर सी एस टी। ठीक है, अब जो सांद्रता होती है, चूंकि सी बराबर होता है एन बटे वी। सी बराबर क्या होता है बच्चों, एन बटे वी। अगर हम इसको प्रूव कर दें, पुट कर दें, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, एन बटे वी एस टी वी। अब ये एक हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई बराबर एन बाई वी एस टी। ठीक है, अब अगर एक बात और सीखते हैं यहां पे, नई बात बेटा, चूंकि एन क्या है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अगर यहां पे हम पुटअप करें तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, W बाई एम डैश वी और एस टी। एक फार्मूला हमारे पास नया ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक फार्मूला हमारे पास नया ये मिल जाएगा। अब किसे क्या कहते हैं, ये बात तो आप बहुत सारी चीजें सीख चुके थे, लेकिन यहां पे चूंकि यहां पे देखते हैं n बराबर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बेटा। v क्या था, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन था। और नई बात क्या आई, m डैश आया। तो m डैश क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार बोल सकते हैं। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। अच्छा बेटा W आया, तो ये विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार लिख सकते हैं। ठीक है, अब आई होप ये सारी बातें आ गई। अब एक बात यहां पे समझो बेटा, एक बात नई यहां पे समझते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि जो विलयन स्थिरांक है उसका मान कितना होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट आपको, कि जो विलयन स्थिरांक का जो मान होता है वो बेटा होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका विलयन स्थिरांक का क्या मान होता है, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा, परासरण दाब का अगर आपसे सपोज करिए परासरण दाब का मात्रक पूछे, परासरण दाब का मात्रक पूछे, तो याद रखिएगा बेटा क्या निकल के आएगा, एटीएम। ठीक है, परासरण दाब का मात्रक क्या होगा, एटीएम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि ये वैल्यू हमें जरूर याद होनी चाहिए। क्या, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है, तो आई होप सारी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आने वाले हैं वो लेके आएंगे राउल्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट लॉ। हाँ, परासरण दाब भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जितने, चाहे हम राउल्ट लॉ की बात करें, चाहे परासरण दाब की बात करें, चाहे क्वथनांक में उन्नयन की बात करें, चाहे हिमांक में अवनमन की बात करें, यहां से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीयूटी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या बोर्ड लेवल का एग्जाम है, चाहे वो बच्चा उत्तर प्रदेश का बच्चा हो या अदर स्टेट का बच्चा हो, कहीं भी जहां भी सोल्यूशन चैप्टर पूछा जाएगा, इनका रोल बेटा बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इनका रोल होने वाला है। तो इनके न्यूमेरिकल हम लोग लेके आएंगे। अभी हम लोगों ने पिछली क्लासों में 3 लेक्चर पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन के पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे।
लाइव क्लास पे लेके आए थे। अब जो मैं लेके आने वाला हूं अगले टॉपिक पे, तो अभी तो मैं आपको राउल्ट लॉ पढ़ाऊंगा, हिमांक में ओनमन पढ़ाऊंगा, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाऊंगा। उसके बाद इन टॉपिक के न्यूमेरिकल मैं आपको लेके आऊंगा और वो लाइव क्लास पे लेके आएंगे शाम 8 बजे। ठीक है, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा सारी बातें। और खासकर जितने बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे आरजे केमिस्ट्री कैंपस जरूर यहां पे सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पे, तो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। क्लियर है? ओके।